ये कहानी एक ऐसे जीनियस की है जो अपने इन्वेंशन से दुनिया को बदलने की ताकत रखता था, लेकिन एक ऐसे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ने उसे मेंटली इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो हिस्ट्री का सबसे जीनियस टेररिस्ट बन गया और जिसे पकड़ने में एफबीआई को 20 साल लग गए। लेकिन कौन था ये फेमस यूनाबॉम्बर जिसने सालों तक बम धमाके करते हुए एफबीआई की नाक में दम कर रखा था? तो चलिए जानते हैं। 22 मई 1942 शिकागो में रहने वाले पॉलिश अमेरिकन फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया टेड काजिंस्की। ये लड़का बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज था। अपने स्कूल के सिलेबस के अलावा ये हर दिन नई किताब पढ़ता था और क्लास में काफी पॉपुलर भी था। मगर साल 1952 में इसकी फैमिली एवरग्रीन पार्क इलिनॉइस में शिफ्ट हो जाती है, जहां नए स्कूल में एडमिशन के दौरान इसका आईक्यू टेस्ट किया जाता है, जिसमें ये 167 स्कोर करता है। माना जाता है 130 के आईक्यू पर आप एक्सट्रीमली ब्राइट हो सकते हैं, लेकिन 160 तक पहुंचते ही आप आइंस्टाइन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। यानी टेड आइंस्टाइन जितना इंटेलिजेंट था, इसलिए वो 6th ग्रेड स्किप करके बड़े बच्चों की क्लास में एडमिशन ले लेता है। लेकिन इलिनॉइस स्कूल में उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल कम हो गई थी, बल्कि इसके साथ क्लास में पढ़ने वाले बड़ी उम्र के बच्चे इसे बुली करते थे, जिससे टेड अकेला रहने लगा था। हालांकि आगे चलकर उसने स्कूल में कुछ दोस्त बनाए जो उसी की तरह मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते थे और उनके ग्रुप को ब्रीफकेस बॉयज के नाम से भी जाना जाता था। 15 साल की एज में टेड ने हाई स्कूल ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। मात्र 16 साल की एज में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। यहाँ से बैचलर्स करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एडमिशन लिया, जहाँ उसने मैथ्स में मास्टर्स और पीएचडी हासिल की और वो हर एग्जाम्स में टॉप भी करता था। लेकिन इस बात से खुश होने की बजाय वह दुखी था, क्योंकि उसके हिसाब से मिशिगन यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स का लेवल उसके इंटेलिजेंस लेवल के मुकाबले काफी ईजी था। इसलिए उसने मिशिगन से पहले कैलिफोर्निया और शिकागो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज टेड को स्कॉलरशिप्स और पढ़ाई के बाद प्रोफेसर की पोस्ट देने को तैयार नहीं थी। अब मिशिगन में पढ़ाई के दौरान उसने एक ऐसा रिसर्च पेपर लिखा था जिसे मिशिगन के प्रोफेसर तो छोड़िए, पूरे अमेरिका में सिर्फ 10 से 12 लोग ही समझ पाए थे। ईयर 1966 में कुछ हफ्तों के लिए टेड खुद को एक लड़की मानने लगता है और फिर टेड जेंडर ट्रांजिशन सर्जरी करवाने का फैसला करता है, जिसके लिए उसने एक साइकियाट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट भी ली। लेकिन वेटिंग रूम में उसने अपना मन बदल लिया और साइकियाट्रिस्ट के साथ यहाँ वहाँ की बातें करके वापस लौट आया। अब ये किस्सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही वो वक्त था जब टेड के दिल में सालों से भरे गुस्से की ज्वाला फटी थी। उसने एक इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ये मेरे जीवन का मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस वक्त मैंने साइकियाट्रिस्ट और बाकी लोग जिनसे मैं नफरत करता हूँ उन्हें मारने के बारे में पहली बार सोचा था और तब से मेरी सोच ही बदल गई थी। ईयर 1967 में पीएचडी पूरी करने के बाद काजिंस्की कैलिफोर्निया गया, जहां उसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली और तब उसकी एज सिर्फ 25 साल थी। हालांकि टेड के पढ़ाने का तरीका बच्चों को पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो टीचिंग में उतना कंफर्टेबल नहीं था और बस जल्द से लेक्चर पूरा करके भागने की फिराक में लगा रहता था। लेकिन उसका करियर सही डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। मगर बिना कोई रीजन बताए 30 जून 1969 के दिन काजिंस्की अचानक नौकरी से रिजाइन कर देता है और अगले 2 सालों तक अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और 1971 में वो मोंटाना के लिंकन शहर के दूर वीराने में छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगता है। ये जगह दुनिया से इतनी कटी हुई थी कि यहाँ कोई लाइट और वाटर सप्लाई भी नहीं थी। एक तरह से उसने खुद को दुनिया से अलग कर दिया था। लेकिन अचानक इतना बड़ा कदम उठाने की वजह क्या थी, ये उसने किसी को भी नहीं बताया। 1975 में काजिंस्की ने अपनी झोपड़ी के चारों तरफ बूबी ट्रैप्स लगाना शुरू कर दिया था, ताकि कोई उसकी झोपड़ी के आसपास भी ना आ पाए। उस दौरान टेड सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल फिलॉसफी की काफी बुक्स पढ़ता था। इसी बीच उसके हाथ लगी फ्रेंच फिलोसोफर जैक लुइल की किताब द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, जो एक तरह से टेड की बाइबल बन गई थी, जिसे वो हर समय पढ़ता रहता था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने अमेरिका के इतिहास में एफबीआई के सबसे बड़े फेलियर की गाथा लिखी। 25 मई 1978 इलिनॉइस की नदर्न यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में एक अनआइडेंटिफाइड पैकेज मिला, जिसमें रिटर्न एड्रेस की जगह प्रोफेसर बकली क्रिस्ट का नाम लिखा हुआ था। इसलिए ये पैकेज उनके पास ले जाया जाता है, लेकिन उनका कहना था कि मैंने किसी को कोई पैकेज भेजा ही नहीं, तो रिटर्न कैसे आएगा। ऐसे में यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसे पैकेज खोलते ही एक
ब्लास्ट होता है और वो सिक्योरिटी ऑफिसर वहीं इंजर्ड हो जाता है। हालांकि ये एक जुगाड़ से बनाया गया बम था, इसलिए इसमें बड़ा धमाका तो नहीं होता, लेकिन हर तरफ डर का माहौल फैल जाता है। ठीक 1 साल बाद उसी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जिसे खोलते ही धमाका होता है और उस स्टूडेंट को काफी चोट भी आती है। इसके 6 महीने बाद नवंबर 1979 में एक ऐसी घटना घटती है जिसकी खबर पूरे अमेरिका में फैल जाती है। दरअसल 15 नवंबर को अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 444 शिकागो से वॉशिंगटन जा रही थी। इस फ्लाइट में 78 पैसेंजर्स थे। तभी फ्लाइट में अचानक बैगेज एरिया में धुआं निकलने लगता है, जिससे 12 पैसेंजर्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और तुरंत प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। FBI की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि फ्लाइट के बैगेज एरिया में एक ऐसा बम लगाया गया था जो फट जाता तो पूरा प्लेन तबाह हो जाता और सारे पैसेंजर्स की जान चली जाती। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से बम फेल हो गया। लेकिन अब यहाँ से इस केस में FBI की एंट्री हो चुकी थी। 10 जून 1980 के दिन यूनाइटेड एयरलाइंस के प्रेसिडेंट पर्सी वुड्स को एक पैकेज मिलता है, जिसमें एक बुक थी, आइस ब्रदर्स बाय स्लोन विल्सन। और पर्सी वुड जैसे ही ये बुक खोलते हैं, इसके अंदर रखा बम फट जाता है और धमाके से उनके चेहरे और शरीर पर काफी गहरी चोट आती है। अब तक FBI इन चारों बॉम्ब्स को कनेक्ट करके ये समझ चुकी थी कि इसके पीछे एक ही आतंकी का हाथ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए FBI एक स्पेशल टीम बनाती है और इस केस का नाम रखा गया यूना बॉम्ब, यानी कि यूनिवर्सिटी एंड एयरलाइंस बॉम्बर। अब अमेरिकन मीडिया ने इसे एक नाम देते हुए हमलावर को यूना बॉम्बर नाम से पुकारना शुरू किया, क्योंकि अब तक FBI को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि बॉम्बिंग करने वाला शख्स कौन है। 80 के दशक में यूना बॉम्बर ने सीरीज ऑफ अटैक्स किए। पर्टिकुलर टाइमलाइन देखें तो 8 अक्टूबर 1981 के दिन यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, 5 मई 1982 को वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, 2 जुलाई 1982 और 15 मई 1985 के दिन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 13 जून 1985 को बोइंग कंपनी और 15 नवंबर 1985 को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। हालांकि इन सभी अटैक्स में किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन 11 दिसंबर 1985 के दिन सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के एक कंप्यूटर स्टोर के पार्किंग लॉट में एक पैकेज मिलता है। शॉपकीपर जैसे ही उस पैकेज को उठाता है, एक बड़ा धमाका होता है और उसकी जान चली जाती है। अब FBI समझ चुकी थी कि यूना बॉम्बर कोई शरारत नहीं कर रहा, बल्कि इन धमाकों के पीछे उसका कोई गहरा मकसद है। लेकिन कैसा मकसद और कौन है वो? पिछले 6 सालों से FBI इन दोनों सवालों की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी। हालांकि यूना बॉम्बर अपने बॉम्ब के साथ कुछ क्लूज जरूर भेजता था, लेकिन वो सभी मिसलीडिंग होते थे। यानी इन क्लूज को फॉलो करके एजेंट ऐसे मोड़ पर जाकर रुक जाते थे जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता था। इसलिए कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ रही थी। FBI ने यूना बॉम्बर की 2 प्रोफाइल्स तैयार की। पहली प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग वो एक ऐसा सरफरा लेकिन शातिर आदमी था और यूनिवर्सिटी से उसका कुछ ना कुछ नाता जरूर था। उन्होंने सालों तक स्टूडेंट्स और प्रोफेसर के रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। और दूसरी प्रोफाइल में उसे एक मैकेनिक माना गया, लेकिन उस डायरेक्शन में भी FBI को सिर्फ डेड एंड ही दिखा। आगे भी अटैक्स जारी रहे। FBI यूना बॉम्बर को ढूंढने में लाखों डॉलर्स खर्च कर चुकी थी, लेकिन हर बार इन्वेस्टिगेशन अपने कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले ही रुक जाती। अंत में परेशान होकर FBI ने यूना बॉम्बर के ऊपर $10 लाख यानी लगभग 8 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया, ताकि कहीं से कुछ सुराग मिल सके। लेकिन वो अटैकर ऐसा जीनियस था कि ना तो वो कहीं दिखा था और ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स मिल पाए थे। इसी बीच 10 दिसंबर 1994 और 24 अप्रैल 1995 के दिन हुए धमाकों में 2 और लोगों की जान चली गई। उसी साल न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों के पास यूना बॉम्बर का एक लेटर आता है, जिसके साथ 35,000 वर्ड्स का एक बड़ा मैनिफेस्टो था, जिसका टाइटल था इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर। इस मैनिफेस्टो में यूना बॉम्बर ने टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले खतरों से आगाह करते हुए इसमें लिखा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंसान टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गया है और उसने अपनी आजादी खो दी है। लोगों को इस खतरे के प्रति जगाने के लिए धमाका जरूरी है। साथ में ही ये धमकी भी दी थी कि अगर इस मैनिफेस्टो को न्यूज़पेपर में नहीं छापा गया तो बॉम्बिंग्स जारी रहेगी। दरअसल FBI पहले तो इस धमकी को नहीं मानना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैनिफेस्टो में लिखी बातें और लिखने के तरीके को शायद कोई पहचान ले। इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कई न्यूज़पेपर में इतने बड़े आर्टिकल को छापा गया। हर तरफ यूना बॉम्बर का नाम हेडलाइंस में आने लगा और तभी न्यूज़पेपर में ये मैनिफेस्टो पढ़ा डेविड काजेंस्की ने, जो कि टेड काजेंस्की का ही भाई था, जो दुनिया से दूर वीराने में एक झोपड़ी में छिपा रहता था। और जब भी डेविड उससे मिलने जाता था तो टेड बड़ी ही अजीबोगरीब बातें करता था। साथ ही डेविड ने टेड को हर बार द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी किताब पढ़ते हुए देखा था। डेविड चाहता था कि उसे इस बात का यकीन हो जाए कि यूना बॉम्बर टेड ही है, तब तक वो FBI को खबर नहीं देगा।
इसके बाद डेविड एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करता है और 6 महीने तक अपने भाई के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके सीधा जाकर FBI को अप्रोच करता है। अब इन सबूतों को देखकर FBI एजेंट्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये प्रोफाइल उनकी बनाई प्रोफाइल से पूरी तरह मैच कर रही थी। अब अगले दिन टेड को पकड़ने के लिए इस ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही थी, मगर तभी मीडिया ने ये खबर फैला दी कि यूना बॉम्बर को पहचाना जा चुका है और डेविड काजेंस्की ने उसे पहचाना है। ऐसे में FBI को देर रात ही लिंकन सिटी के उस जंगल में सर्च ऑपरेशन करना पड़ा और 3 अप्रैल 1996 की रात यूना बॉम्बर उर्फ टेड काजेंस्की को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक समय पर जीनियस रह चुके इस लड़के की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डेविड के लिए यकीन कर पाना भी मुश्किल था कि ये उसी का भाई है। टेड के बियर्ड और बाल बढ़े हुए थे, उसने पुराने फटे कपड़े पहने हुए थे और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन जब उसकी झोपड़ी की जांच की गई तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैरान रह गए, क्योंकि सिर्फ एक बेड, 2 कुर्सियां, एक गैस स्टोव और ढेर सारी किताब वाली इस झोपड़ी में टेड के लिखे 40,000 हैंड रिटन जर्नल्स पेजेस पड़े थे। बॉम्ब बनाने के जुगाड़ कंपोनेंट्स रखे थे और एक रेडी बॉम्ब था जिसे वो अगले दिन ही मेल करने वाला था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इतना इंट्रोवर्ट और सीधा लड़का इतना शातिर आतंकी क्यों बना? तो इसे लेकर कहा जाता है कि जब टेड हार्वर्ड में पढ़ रहा था तब उसने वहां के साइकोलॉजिस्ट हेनरी मोरे की एक साइकोलॉजिकल स्टडी में हिस्सा लिया था, जिसमें टेड और उसके जैसे वॉलंटियर्स को अपने पर्सनल बिलीव्स पर एस्से लिखना होता था। फिर उन एस्सेस को अनजान लोगों को दिया जाता था, जो वॉलंटियर्स के उन बिलीव्स को गलत ठहराने के साथ उन्हें गालियां भी देते थे। फिर उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैमरे में रिकॉर्ड किए जाते थे और उनके साथ माइंड को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस भी की जाती थी। कहा जाता है कि हेनरी मोरे के ये एक्सपेरिमेंट CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का हिस्सा थे और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स का टेड के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसके चलते उसे लोगों से मिलने और बात करने में दिक्कत होने लगी थी। जेंडर को लेकर भी उसके मन में विकार पैदा होने लगा था, इसलिए ही वो जेंडर ट्रांजिशन करवाने के बारे में सोच रहा था और इसी दौरान उसके मन में मॉडर्न सोसाइटी के खिलाफ एंगर और ग्रज पैदा हुआ था। खैर, इस तरह 1978 से 1995 तक यूना बॉम्बर ने अमेरिका में 16 बॉम्ब ब्लास्ट किए, जिसमें 3 लोग मारे गए और 23 लोगों को गंभीर चोटें आई। 17 साल तक चले इस यूना बॉम्ब केस में FBI ने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे, लेकिन फिर भी उसे FBI नहीं खोज पाई, बल्कि एक आम इंसान यानी उसके भाई ने खोजा। अरेस्ट होने के 2 साल बाद 1998 में कोर्ट ने टेड काजेंस्की को गिल्टी यानी दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। करीब 25 साल तक कैद में रहने के बाद जून 2023 में टेड काजेंस्की ने सुसाइड यानी आत्महत्या कर ली और उस वक्त टेड की उम्र 81 साल थी यानी 81 ईयर्स। तो एक जीनियस लड़के को टेररिस्ट बनाने वाले इन इलीगल साइकोलॉजी एंड माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही देखते रहें सुनो कहानी। थैंक यू।